दोस्तों, एक पुराने पिक्चर का गाना है जो जॉनी वॉकर ने गाया है और गाने के बोल कुछ ऐसे हैं। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। दुनिया का बकवास गाना समझता हूँ इसे, क्योंकि इट पेंट्स अ वेरी हैप्पी पिक्चर ऑफ चाइल्डहुड के बचपन बहुत सुनहरा होता है, बहुत हैप्पी होता है, बहुत केयर फ्री होता है। और इस टाइप के कुछ दो चार और गाने हैं। बचपन ऐसे नहीं होता है, बचपन केयर फ्री नहीं होता है, बचपन हैप्पी कम से कम मेरे ओपिनियन में तो नहीं ही होता है। कुछ लोग कहते हैं हाँ मुझे मेरा बचपन बहुत हैप्पी था, बहुत मुझे अच्छा लगता है, काश कि मैं बच्चा होता। मैं नहीं समझता हूँ। और मेरा ओपिनियन है कि जनरली बहुत सारे लोग अपने बचपन से खुश नहीं थे, और इसका कारण ये था कि एक टाइप का जेल एग्जिस्टेंस है। मम्मी कहती है तभी जाग जाओ, मम्मी ने जो बनाया है वो खाओ पियो, जितना कहती है खाओ पियो, जिन कपड़ों में वो पहनाते हैं वो पहन के जाओ, स्कूल जाओ, जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ो, जो यानी आपको वो सब्जेक्ट्स पसंद नहीं भी हैं तो भी पढ़ो, टीचर्स पसंद नहीं भी हैं, हर साल टीचर्स बदलते रहते हैं, एक आधा क्लास टीचर आपको पसंद आ गई तो नेक्स्ट ईयर वो बदल जाएगी, आपके किसी से दोस्ती हो जाती है फिर डिवीज़न चेंज हो जाता है और आप किसी और डिवीज़न में, आपका दोस्त किसी और डिवीज़न में, आप अकेले पड़ जाते हो। और हर समय आपको जज किया जाता है, हर समय आपके एक्शंस को जज किए जाते हैं। ये लड़का अच्छा है, ये लड़का अच्छा नहीं है, उसने होमवर्क नहीं किया है, इसने क्लास वर्क में ही इज़ नॉट वेरी गुड, इसको मैथ नहीं आता है, ये स्मार्ट नहीं है, ये एफ़र्ट नहीं करता है, ये डल है, ब्ला 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 ब्ला। कंटिन्यूअस जजिंग, हर चीज़ के लिए हर रोज़ जजिंग। घर में जाते हो तो पेरेंट्स जज करते हैं, ये डिसोबीडियंट है, ये बात नहीं मानता है, ये एटीट्यूड दिखाता है, कुछ। और आपके अगर भाई बहन हैं तो भाई बहनों के बीच में कंपैरिजन्स होते हैं। कोई तो भाई होगा जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई तो भाई होगा जो कम इंटेलिजेंट है, या कोई तो होगा जो टॉल है, कोई होगा जो मोटा है। तो घर में भी मोटे ऐसे नाम पड़ जाते हैं, या भोलू। एक बच्चा भोला है कह के उसका एक रेपुटेशन बन जाता है कि ये भोलू है, ये डब्बू है, ये स्मार्ट है, ये शरारती है। इस तरह का एक लेबलिंग हो जाता है बच्चों का। घर के अंदर अगर भाई बहन है तो भाई बहन के बीच में लेबलिंग, लड़कियों के बीच में लुक्स को लेके लेबलिंग, थोड़ा सा एक शेड दो शेड व्हीटिश कलर की है तो उसको सांवली गिना जाता है, और थोड़ी एक दो शेड थोड़ा सा फेयर है तो हाँ ये सुंदर है, ये लड़की सुंदर है, शी इज़ द ब्यूटीफुल वन। और उसको फेवर्ड ट्रीटमेंट मिलता है, किसी तरह से उसको फेवर्ड ट्रीटमेंट मिलते रहता है। और जो काली, थोड़ी सी काली है, थोड़ा सा, और अब अगर उसका नसीब ख़राब रहा तो बहुत काली है, या बहुत एक्चुअली अगली है, या ऐसे सब है तो भाई बहुत डिसएडवांटेज है। एक तरह से लेबलिंग हो जाता है। खाते पीते सोते जागते कंटिन्यूअसली कहीं भी जाओगे आपके पीछे एक लेबल लगा रहता है, ये है ना, ये नाटा वाला है, ये लड़का नाटा है, या ये लड़की थोड़ी अगली है, ये लड़की में ग्रेस नहीं है, ये इसको मूव करना नहीं आता है, इसको चलना नहीं आता है, इसका चाल ढाल ठीक नहीं है। कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप बचपन में
करीब करीब जवानी पहुंचने तक या कभी कभी उसके भी बाद, यानी 24-25 साल तक, जब तक आप स्कूल और कॉलेज से निकलकर कुछ करते नहीं हो अपने आप से और इंडिपेंडेंट नहीं बन जाते हो, तब तक ये लेबल्स आपको फॉलो करते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि दे आर बीइंग वेरी फेयर। पेरेंट्स को लगता है कि हम तो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, सभी बच्चों से इक्वली प्यार करते हैं, वी आर जनरली गुड पेरेंट्स। और ये टाइप का लेबलिंग या ये टाइप के कंपैरिजन जब ये लोग करते हैं ना, उनको पता नहीं होता है, या शायद पता होता भी होगा तो उनको नॉर्मल लगता है। कैसे? नहीं, हमारे टाइम में भी ऐसे ही हुआ करता था, मेरे पिताजी भी ऐसे कुछ कहते थे मेरे बारे में या मेरे बच्चों के बारे में या मेरे भाई लोगों के बारे में कि ये बहुत स्मार्ट है। मेरे बड़े भाई को बहुत स्मार्ट कहते थे, मेरे छोटे भाई को बहुत सुंदर कहते थे, या बहुत कुछ भी, बहुत प्यारा कहते थे, बहुत ओबीडियंट कहते थे, और मुझे ये मेरे तरफ इंडिफरेंट थे। इस तरह से कंटिन्यूसली, या मेरा ये टाइप का रेपुटेशन था कि ये बहुत शरारती है, ये घर छोड़ के जाएगा किसी दिन, कंटिन्यूसली। तो वही चीज़ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है, क्योंकि पिताजी को लगता है या माताजी को लगता है कि ये ऐसे ही बात करना चाहिए, ये नॉर्मल है, समाज ऐसे ही चलता है। अप्रिशिएट करने की तो बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, क्रिटिसाइज़ करके बात करो। और जिन बच्चों को अप्रिसिएशन मिलता है ना, मुझे लग रहा है, मैं एक स्टैटिस्टिकली मैं कहूँ तो हर एक क्लासरूम में शायद 2-5 बच्चे होते हैं जिनको हम ब्लू आइड बॉयज़ कह सकते हैं या गोल्डन चाइल्ड कह सकते हैं। हर समय टीचर उनकी प्रशंसा करती है, हर एक टीचर उनके प्रशंसा करते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक, 12th स्टैंडर्ड तक उनकी प्रशंसा होती है, हमेशा उनको अप्रिसिएशन मिलता है, टीचर्स उनसे प्यार मोहब्बत और इज्जत से बात करते हैं। पता नहीं चलता है ऐसे क्यों है, यानी कितना अमेजिंग लक है यार इन लोगों का। मेरे क्लास में कुछ बच्चे थे, नॉट नेसेसरीली द मोस्ट स्मार्ट, कोई 1st 2nd रैंकर होते थे, तो कोई 8th 9th 10th रैंकर होते थे, जनरली स्मार्ट। और वो उन बच्चों में से कुछ लोग ऐसे होते थे स्पोर्ट्स में भी अच्छे रहते थे, तो उनका तो डबल एप्रिसिएशन। और स्पोर्ट्स में अच्छे रहते थे प्लस उनके घर वाले भी थोड़े रिच थे, थोड़े इन्फ्लुएंशियल थे, जनरली दे वर फ्रॉम रिच फैमिलीज़, तो वो भी एक एडवांटेज रहता था। उनके टिफ़िन बॉक्सेस हमारे टिफ़िन बॉक्सेस से अच्छे थे, उनके कपड़े थोड़े से इट लुक मोर रिच, उनके जूते अपने से ज़्यादा रिच लगते थे, वो लोग जो टिफ़िन में लेके आते थे वो हमसे बेहतर, इट जस्ट लुक बेटर, यानी ओवरऑल देयर लाइफ वॉज बेटर। उनका 5 स्टार लाइफ था और हमारा ढाबा वाला या 2 स्टार लाइफ था। हमारा क्या था, पप्पूज लंच होम वाला लाइफ था, या राजूस फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस वाला लाइफ था। और उन लोगों का लाइफ तो यार 5 स्टार बुफे था हमेशा, जस्ट जनरली बेटर। लेकिन ये थे क्लास के गिने चुने 5%, बाकी के लोग मोस्टली ऑर्डिनरी, कुछ लोग फेलियर्स, अगली, स्टूपिड। उनको हमेशा कंटिन्यूसली एक स्टिग्मेटाइज़ किया जाता था कि ये लोग स्टूपिड हैं, ये लोग स्टूपिड हैं, ये लोग स्टूपिड हैं, ये मोटा है, ये डल है। थैंकफुली मुझे उस तरह से उतना स्टिग्मेटाइज़ नहीं किया गया मैं सॉर्ट ऑफ बीच में था। कभी कभी मुझे प्रशंसा के 2 शब्द मिल भी जाते थे, लेकिन जनरली स्टडीज़ के हिसाब से मुझे घर में बहुत डांट पड़ती थी। और वो इसलिए क्योंकि एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स मेरे बचपन में शायद 2nd 3rd स्टैंडर्ड तक मुझे
65-70% मार्क्स मिलते थे। उसके बाद स्लोली 61, 60, फिर 7th स्टैंडर्ड के बाद 59, 58%, 57% ऐसे होता गया। और कुछ सब्जेक्ट्स थे जैसे कि हिंदी, जिसमें मैं फ़ेल हो जाता था। हिंदी में तो डेफिनेटली फ़ेल होता था कई बार फ़ेल होता था, और कभी एक आधा बार ज्योग्राफी या ऐसे कोई सब्जेक्ट में भी फ़ेल हो जाता था, ओकेजनली, वेरी रेयरली। लेकिन मुझे डांट पड़ती थी और मुझे कंपेयर भी किया जाता था। मेरे भाई बहन नहीं थे, तो कंपैरिजन के लिए मेरे साथ में जो स्कूल जाता था एक लड़का था जो मुझसे काफ़ी ब्राइट था। एग्ज़ाम देने में तो वो ब्राइट था ही, और उस लड़के के साथ उसके मार्कशीट्स मेरे मम्मी डैडी मंगवाते थे कि जाओ मार्कशीट लेके आओ। मुझे शर्मिंदगी होती थी, लेकिन मैं जाता था। अरे महेश, तेरा मार्कशीट दे यार। मैं लेके आता था, दिखाता था, फिर वो कंपेयर करते थे। ज़्यादातर टॉपिक्स में, सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स मुझसे कई बेहतर होते थे। कभी एक आध बाई चांस ऐसा होता था कि हिस्ट्री में या सिविक्स में मेरे मार्क्स उससे अच्छे हैं, या इंग्लिश में। तो एक आध में मेरे मार्क्स अगर अच्छे हैं तो मुझे लगता था हाँ चलो यार, कुछ तो है मेरे फेवर में। लेकिन ज़्यादातर सारे मार्क्स उसके बहुत बेहतर होते थे। फिर डांट पड़ती थी। ये हर एक एग्ज़ाम के बाद, करीब 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, हर एक एग्ज़ाम के बाद डांट पड़ना। हर एक एग्ज़ाम के बाद एक रूटीन हो गया था, जाओ महेश से पेपर लेके आओ। और फिर इंसल्ट होता था, इंसल्ट कभी कभार मेरी मॉम कहती थी, अरे तुम्हें तो महेश के पैरों के बीच में से क्रॉल करके जाना चाहिए, यानी एज इफ उसके गुण मेरे में आ जाएंगे। यू हैव टू ಅವನ ಕಾಲಿನ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೂರಿ ಹೋಗಬೇಕು, यू हैव टू, उसके पैरों के बीच में से घुस के जाना चाहिए तुम्हें। ये टाइप की डांट पड़ती थी। कभी कभी मेरे पेरेंट्स इंसिस्ट करते थे कि स्कूल के जो टॉपर्स हैं या ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनसे नोटबुक्स बोरो करके ले आओ, उनके होमवर्क को कॉपी करो, उनके क्लास वर्क को भी कॉपी करो, उनके नोट्स को कॉपी करो। फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ मुझे शर्मिंदगी होती थी। उन लोगों से मुझे नोटबुक बोरो करते हुए थोड़ी शर्मिंदगी होती थी, लेकिन मैं बोरो करता था और लेके आता था और कॉपी करता था। मार्क्स में फ़र्क नहीं पड़ते थे। बस ये एक एहसास होता था कि मुझे कंपेयर किया जा रहा है, किसी और से कंपेयर किया जा रहा है, और एक कंटिन्यूअस एक इन्फीरियॉरिटी का फीलिंग रहता था। मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत यूनिक सिचुएशन है, मुझे लगता है कि बहुत बच्चों को ये होता होगा, सेम होता होगा। और हमारे ज़माने में मार्क्स दिए जाते थे, एक्चुअल मार्क्स। आजकल ग्रेड्स दिए जाते हैं A+, B+ टाइप के, तो ग्रेड्स में उतना पता नहीं चलता है, मार्क्स में तो बहुत गंदी तरह से पता चलते थे। यानी मेरे मार्क्स 50, 52 मार्क्स आउट ऑफ 100, और वो जो दोस्त था मेरा महेश, उसके मार्क्स 75, 80, ये टाइप के। तो द डिफरेंस इज़ ऑब्वियस। उसके ऊपर लिखते भी थे वेरी गुड, ये वो फलाना ढिमकाना, टीचर्स रिपोर्ट कार्ड में लिखते थे। तो अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बच्चों का सबसे बुरा एक्सपीरियंस ये होता है कि उनको कंपेयर किया जाता है फैमिली के अंदर। अब ये मार्क्स को चलो बाजू में रखते हैं, लेकिन मार्क्स के अलावा भी जिस चीज़ के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, उसमें उनको कंपेयर किया जाता है। ये छोटा है, ये नाटा है, ये मोटा है, ये डब्बू है, ये डल है, ये उसको देखो वो कितना स्मार्ट है, ये कितना ओबीडियंट है।
वो ये कितना डिसोबीडियंट है, तुम तो एक जनरल। और लड़कियों को के लुक्स को लेके कंपेयर किए जाते हैं, ब्रेन्स को भी कंपेयर किए जाते हैं, वो स्टूपिड है, वो डल है, उसको आता नहीं है। दिल के अंदर एक कंटिन्यूअस अवेयरनेस रहता है, कंटिन्यूअस, खाते पीते सोते आप, यू कैनॉट शेक अवे दैट अवेयरनेस कि तुम इन्फीरियर हो, तुम किसी तरह से इन्फीरियर हो, और तुम्हें जज किया जा रहा है रोज़, हर रोज़। पेरेंट्स ने तुम्हें बुलाया, अरे भाई इधर आओ, तुम जानते हो उनके सामने खड़े हो तो वो तुम्हें जजमेंटल नज़र से देख रहे हैं। टीचर्स के अब ये सच शायद नहीं भी होगा, ऐसे नहीं भी होगा, पेरेंट्स जज नहीं करते होंगे, या कुछ पेरेंट्स हमेशा जज नहीं करते होंगे, लेकिन बच्चों को ये महसूस होता है, दे फील जज्ड। पेरेंट्स जज करें ना करें, लेकिन दे फील जज्ड, कंटिन्यूसली जज्ड। पेरेंट्स बुलाते हैं, इधर आओ, 1 मिनट इधर आओ, ये करो, वो करो, ये तुमने क्या किया, ऐसे क्यों किया। यू आर बीइंग क्वेश्चनड, यू आर बीइंग जज्ड। ये तुमने किया नहीं, ये तुमने ठीक से किया नहीं, यू आर बीइंग जज्ड। इट इज़ नॉट अ गुड फीलिंग, इट इज़ जस्ट नॉट अ गुड फीलिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका कोई इलाज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई इसका रामबाण इलाज है कि भाई ये सॉल्यूशन कर लो और तुम्हारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर की इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स चली जाएगी। आई डोंट हैव दैट सॉल्यूशन। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि इट इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ हाउ इट इज़। मैं ये भी नहीं कह पाता हूँ कि एज पेरेंट्स वी शुड नॉट डू दिस, एज पेरेंट्स वी शुड नॉट डू दैट। मैं ये कह सकता हूँ कि यार सेंसिटिव रहो, आपको पता नहीं है बच्चों के दिल पे क्या गुजरती है। एक एग्जांपल देता हूँ मेरे बेटे के। मेरे बेटे को एक बार उसकी मम्मी ने शायद चीटोस उसने चीटोस लेने की मांग की, और उसकी मम्मी ने चीटोस लेने से मना कर दिया। छोटी सी चीज़ चीटोस, शायद उस समय 5 रुपए की या उससे भी कम की पैकेट रहती होगी, मना कर दिया। क्यों? नहीं, इससे तबीयत बिगड़ता है वगैरह, एंड इट इज़ क्वाइट ट्रू ऑल्सो, लेकिन मना कर दिया। दूसरे फ्रेंड्स को खाने को मिल रहा था, इसको नहीं मिल रहा था। उसने ऐसा एक मेमोरी डाल दिया इसके दिमाग में कि आज भी अगर उससे पूछते हैं ना कि चीटोस को लेके तेरा मेमोरी क्या है, तो उसके अंदर से वो बुरा मेमोरी निकलता है कि मेरी मम्मी ने मुझे चीटोस लेने से मना किया, और जो उन्होंने रीज़न दिया वो ऐसा था। और वो रीज़न से वो बिल्कुल ही कन्विंस्ड नहीं था। अरे चीटोस लेने से कहाँ तबीयत खराब हो जाएगा यार। लेकिन उसके दिमाग में एक टाइप की गरीबी बैठ गई कि दूसरे बच्चे खा सकते हैं, मैं नहीं खा सकता हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी, मैं प्रिविलेज्ड नहीं हूँ। उस टाइप की एक बात उसके दिमाग में घुस गई, और वो शेयर करता है कभी कभी। आई फील रिग्रेट। ऐसे ही 1-2 बार कुछ बलून्स को लेके या छोटी चीज़ों को लेके, यार ऐसे नहीं है कि हमारे पास पैसों की तंगी थी और बलून्स नहीं दिला सकते थे या टॉयज़ नहीं दिला सकते थे, बिल्कुल दिला सकते थे, लेकिन मना कर दिया। अब मना किया तो इसके दिमाग में घुस गया कि ये मेरे लिए नहीं है। तो एक तरह का इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बैठ गया, एक तरह से बैठ गया कि मेरे माँ बाप मुझे ये नहीं दिलाएंगे, या वो दिला नहीं सकते, या ऐसा कुछ अजीब चीज़ है जो बैठ जाता है। बच्चे हमारे एक्शंस को सही तरह से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। दे डोंट हैव द कॉन्टेक्स्ट। उनके पास दुनिया का नॉलेज नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो जो बच्चों को डिनाई हम कर देते हैं, या किसी चीज़ डिनाई करते हैं, कभी मार देते हैं, फटकार मारते हैं, डांटते हैं, मैंने ये सब किया है। शब्दों से कुछ कह देते हैं जो बहुत हार्श है, और मैं भी काफ़ी हार्श हूँ, जब बोलता हूँ तो काफ़ी हार्श हूँ। तो मैंने भी मेरे बच्चों को
मेरे शब्दों से घायल किया है। इन द डिफेंस ऑफ पेरेंट्स, यार हम लोग भी प्रेशर में रहते हैं, हम लोग भी चिड़चिड़े रहते हैं, हमारे लाइफ में इश्यूज होते हैं। बच्चे लोग हमसे असमय अटेंशन मांगते हैं। जिस समय हमें टेंशन लगा रहता है, जिस समय हमें पेशेंस नहीं होता है, उसी समय वो लोग अपना अटेंशन मांगते हैं या कुछ मांग बैठते हैं। हमारा मूड को वो जज नहीं कर पाते हैं, हमारा मूड ख़राब होता है, वो कुछ मांग बैठते हैं, हम मना कर देते हैं इसलिए क्योंकि हमारा मूड ख़राब है। उनको चोट लग जाती है, उनके दिल पे चोट लग जाती है, और ये चोट सालों साल रहती है या ज़िंदगी भर भी रह जाती है। जैसे कि ये महेश के पैरों के बीच में से तुम्हें गुजरना चाहिए। ये बात, बहुत सारी बातें मैं भूल चुका हूँ मेरे बचपन के। मैं कहता हूँ कि मेरे दिमाग में सिर्फ 20% मेमोरीज कायम है, या शायद उससे भी कम। मैं बहुत कुछ पूरी तरह से भूल चुका हूँ, कोई डिटेल्स याद नहीं रहते मुझे बचपन के, लेकिन ये डिटेल मुझे याद है, ये दिन मुझे याद है, ये एग्जैक्ट क्षण मुझे याद है जब मेरे पेरेंट्स ने कहा, डांटा, उसके घर भेजा, जाओ उसका रिपोर्ट कार्ड लेके आओ। मुझे याद है कि मैं उसके घर पे जा रहा हूँ, उससे मांग रहा हूँ, मुझे अपने ऊपर दया आ रही है, शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन मैंने मांगा और मैंने लिया और घर आया और दिखाया, और फिर जो डांट पड़ी, वो हेल्पलेस फीलिंग जो होता है, आई डोंट थिंक पेरेंट्स अंडरस्टैंड इट। उनको ठीक से समझ में नहीं आता है, या अगर आता भी होगा तो वो सोचेंगे हाँ जस्टिफाइड है। बच्चे को पढ़ना नहीं आता है, पढ़ाई करता नहीं है, वो लेज़ी है, तो उसको डांट पड़नी चाहिए। उनकी डांट से मेरे अंदर 1% का भी सुधार नहीं आया, 1% का भी सुधार नहीं आया। उन्होंने चाहे जितनी बार डांट लिया, आई डिड नॉट इम्प्रूव एट ऑल उनके डांटने से। तो फिर डांट का फ़ायदा क्या हुआ? सिर्फ नुकसान ही तो हुआ। मेरे बचपन में थोड़ी सी कड़वाहट आ गई, नहीं तो फ़ायदा क्या हुआ? तो ऐसे टीचर्स से भी ऐसे हुआ करता था। टीचर्स ने किसी तरह का ब्रांडिंग कर दिया था, लेबलिंग कर दिया था, मुझे भी किया था। मुझे एक टीचर ने 4th स्टैंडर्ड में फ्रॉगी नाम दे दिया। नहीं, फ्रॉगी मेरे दोस्त, वैसे बच्चों ने नाम दिया था, लेकिन टीचर ने भी फ्रॉगी वर्ड यूज़ किया था एक बार। मैं थोड़ा सा मोटा था और चश्मे पहनता था, तो उन दिनों में बच्चे लोग चश्मे नहीं पहनते थे, बहुत कम बच्चे चश्मे पहनते थे। फ्रॉगी, शी वॉज़ अ क्रूअल टीचर, शी वॉज़ अ वेरी क्रूअल टीचर। वो ऐसी एक टीचर थी, अरिथमेटिक सिखाती थी, मैथ सिखाती थी 4th स्टैंडर्ड में। बहुत क्रूअल टीचर थी। मैं जब 10th या 11th में था, वो मर गई। हम सब लोगों ने खुशी मनाया कि ये टीचर मर गई। शी वॉज़ अ वेरी क्रूअल टीचर। मारती थी, क्रूअल जोक्स करती थी, यानी बच्चों को पुल डाउन करती थी। कभी किसी दिन डिटेल में बताऊंगा, शायद मैंने बताया भी होगा, लेकिन शी वॉज टेरिबल। शी हैज़ लेफ्ट स्कार्स, दिल के ऊपर घाव हैं। और उस टीचर ने और दूसरे एक टीचर ने जो मेरे दिल पे जो घाव किया है, आज तक वो घाव मिटे नहीं है, या शायद मिट गए हैं, लेकिन अगर उन्हें हाथ लगाता हूँ तो दर्द होता है, सोचता हूँ तो दर्द होता है। इट डजंट मेक मी फील गुड। बच्चों को, इट्स अ टफ लाइफ यार, इट्स अ टफ लाइफ, क्योंकि बच्चों के लाइफ में उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता है। स्मार्ट होना या डल होना हमारे कंट्रोल में नहीं है यार। ओबीडिएंट होना शायद थोड़ा सा कंट्रोल में होगा, थोड़ा सा, लेकिन वो घर के कल्चर में आता है।
मेरा मानना है कि वी आर नॉट एंटायरली इन कंट्रोल। हम हमारे घर के माहौल से सीखते हैं कितना ओबीडिएंट होना है, कितना अपने पेरेंट्स के बात को मानना है, नहीं मानना है। हम माहौल से सीखते हैं ना। हमारे अंदर उतनी हमारी पर्सनालिटी कहाँ डेवलप हुई है कि वी कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, एन इन्फॉर्म्ड चॉइस टू बी ओबीडिएंट या टू बी हार्ड वर्किंग। वो तो हम माहौल से सीख रहे हैं। और जो बच्चे जिनके सिबलिंग्स होते हैं, मेरे नहीं थे, लेकिन जिनके भाई बहन होते हैं, उन भाई बहनों के बीच में एक हायरार्की सेटअप हो जाता है। मेरा जो दोस्त था, उसका बड़ा भाई, यानी मेरा जो दोस्त महेश जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो छोटा था, थोड़ा नाटा था, लेकिन उनका घर का कल्चर बहुत एजुकेटेड था। वैसे मेरे घर वाले भी बहुत ही एजुकेटेड थे, लेकिन उनका घर का कल्चर, महेश के घर का कल्चर एकेडमिक था। मम्मी और डैडी दोनों पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे। मेरे डैड पढ़ते थे, मेरी मॉम पढ़ती नहीं थी। उसके मॉम और डैड दोनों बहुत पढ़ते थे। दे यूज्ड टू रीड बुक्स, दे वर वेरी एकेडमिक। तो उसके घर में उसकी परवरिश ऐसी थी कि वो पढ़ता था ऑटोमेटिकली, और जो भी है ओबीडियंस, डिसिप्लिन वगैरह, वो सब उसने घर से सीखा था। उसका घर का माहौल था वो। उसका बड़ा भाई था। उसका बड़ा भाई बहुत हैंडसम था। वो मुझसे 3-4 साल बड़ा था। बहुत हैंडसम था, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, गॉड लेवल अपीयरेंसेस थे, गॉड लेवल फिजिक था उसका। मैं उसको हीरो वर्शिप करता था, लेकिन स्टडीज़ में उतना खास नहीं था। और उसको कंपेयर किया जाता था उसके छोटे भाई के साथ, जो उससे 4 साल छोटा था। कंपेयर किया जाता था उसको, और उस कंपैरिजन से तंग आके वो एक दिन भाग गया, घर छोड़ के भाग गया। आखिर में मिला, कहीं दूर चला गया था, चेन्नई ऐसे गया था, और एक दोस्त को साथ में लेके भाग गया था। और वो लोग मिले आखिर, एक रिलेटिव के यहाँ गए, और फिर उन्हें भेज दिया गया वापस अहमदाबाद। वो कितना परेशान रहता होगा कि उससे छोटे भाई के साथ उसका कंपैरिजन किया जा रहा है। उसके घर में थोड़ा कटाक्ष में बोलने का कल्चर था। ये सार्केस्टिक लोग थे, बहुत सार्केस्टिक थे। हम भी महसूस करते थे। उसके पिताजी जिस तरह से बोल रहे हैं, उसकी मम जिस तरह से बोल रही हैं, उसका दिल कितना घायल रहा होगा। ये लड़का बहुत सेंसिटिव भी था और सेंसिबल भी था। बड़ा भाई, ये वो सेंसिबल, वो मेरा दोस्त था। कितना घायल हुआ होगा वो कि वो भाग गया। तो बच्चे लोगों के दिल पे जो पहुंचती है, जो चोट पहुंचती है कंपैरिजंस के कारण से, और उनके पर्सनालिटी पर जो एक हमेशा के लिए दाग रह जाता है, उनके पर्सनालिटी को विकृत कर देता है। इट चेंजेस द शेप, इट मेक्स इट अगली, इट स्टंट्स देयर ग्रोथ। उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता नहीं है। उनका पर्सनालिटी का जो फूल है ना, वो पूरी तरह से ऐसे खुलता नहीं है, खिलता नहीं है। कुछ पेटल्स उसके बंद रह जाते हैं। आई डोंट नो, देयर इज़ नो सोल्यूशन। इसके कोई सॉल्यूशंस नहीं है। काश के मैं कह सकता कि यार पेरेंट्स को ऐसे करना चाहिए, लेकिन मैं तो इतना ही एक कह सकूँगा कि थोड़ा सा पेरेंट्स, टीचर्स, ग्रोन अप्स, वी हैव टू बी मोर माइंडफुल। और हम भी, शायद मैं भी कभी कभी कंपेयर कर देता हूँ।
मेरी बेटी और मेरे बेटे में कभी कभी मैं कंपेयर भी कर देता हूँ, मैं कंपैरिजन्स करता हूँ, मैं खुद करता हूँ। मोस्टली उनके पीठ के पीछे, उनके मुंह पे मोस्टली नहीं कहता हूँ, लेकिन कभी कभी गुस्से में आके मैं कह भी देता हूँ। एक को मैं कहता हूँ कि शी इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल, दूसरा यानी द मोर रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, इस तरह से मैं लेबलिंग भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ। तो हम लोग जो लेबलिंग करते हैं, वी हैव टू बी मोर माइंडफुल। मैं ये भी कह सकता हूँ इट इज़ नॉर्मल, इट्स नेचुरल, हम इंसान हैं, इंसान होते हुए इंसान की तरह ही बात करेंगे ना, इंसान की तरह ही सोचेंगे ना, नहीं तो कैसे सोचेंगे। बट ठीक है, लेकिन वी हैव टू बी मोर माइंडफुल, क्योंकि उनको चोट पहुंचती है और हमको पता नहीं है कि उनको कितनी गहरी चोट पहुंचती है। वी हैव नो सेंस ऑफ इट एज अडल्ट्स। और हमें पता है कि हमको कितनी गहरी चोट पहुंची थी, लेकिन हम बच्चों के बारे में ऐसे नहीं सोचते हैं। उनके लिए एक अलग ही मापदंड रहता है। वी कैन बी हार्श, वी कैन बी क्रूअल, हमको याद भी नहीं रहेगा। हम कुछ कह जाते हैं, हम कुछ कर जाते हैं, हमको याद भी नहीं रहेगा कि हमने क्या कह दिया। टीचर्स को याद नहीं रहेगा कि उन्होंने क्या कह दिया। एक टीचर ने मुझे 10th या 11th स्टैंडर्ड में मुझे डांटा था कि तुम निकम्मे हो, तुम निकम्मे के निकम्मे रहोगे, ज़िंदगी भर तुम निकम्मे रहोगे, यू विल नेवर अमाउंट टू एनीथिंग। इट वॉज लाइक अ कर्स, श्राप दे दिया, ऐसे महसूस हुआ। आज भी दर्द होता है, एक घाव है, वो घाव मिटता नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाया है, कंप्लीट बनाया है। मैं किसी के अच्छे ओपिनियन पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, वो भी उन दिनों के मेरे टीचर्स के अच्छे ओपिनियन। लेकिन मैं ऐसे कह नहीं सकता, पूरी तरह से कह नहीं सकता। वो कहते हैं ना, द पास्ट कंटिन्यूज टू हॉन्ट यू। वो छोड़ता नहीं है, पीछा नहीं छोड़ता है। हमारा पास्ट हमको छोड़ता नहीं है, हमारी यादें हमको छोड़ती नहीं है। एक गंदा सा स्वाद मुंह में रह ही जाता है और डकार की तरह, गंदी वाली डकार की तरह ऊपर आता है कभी कभी। इट्स देयर, इट्स नॉट गॉन, इट्स देयर। शायद किसी दिन मैं ये कह सकूँगा, शायद 10 साल के बाद मैं कह सकूँगा इट्स ऑल गॉन, अब कुछ भी नहीं बचा है। मैंने सबको, सभी बुरे यादों को जलाकर भस्म कर दिया। मे बी आई विल बी एबल टू से इट आफ्टर 10 years। आज मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने बहुत सारे यादों को जलाकर भस्म कर दिया है और मेरे जहन में बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो भस्म तो है, वो एशेस तो हैं, जिंदा हैं। कभी कभी थोड़े से जल उठते हैं, दे आर देयर। चलिए, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे।